गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम टॉपिक आजकल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कि अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। और ये जो टॉपिक है आपका, ये इकोनॉमिक चेंजेस के अंतर्गत आ रहा है, यानी आर्थिक जो परिवर्तन हुए अंग्रेजों के भारत में आने के बाद। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और इसमें स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि किस तरह से जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार यानी राजस्व वसूलने का अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था उससे प्राप्त हो गया था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने जो है भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसने जैसी व्यवस्था पहले चलती आ रही थी उसको यथावत जो है जारी रखा। और इससे क्या हुआ कि किसानों की जो स्थिति थी वो बिगड़ती चली गई और कृषि का भी कोई विकास नहीं हो पाया। ठीक है। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, तब उसने सुधार किए। देखिए, लॉर्ड क्लाइव के बाद मैंने आपको बताया था कि वेल्सर्ट और कार्टियर दो और गवर्नर जनरल रहे, लेकिन उन्होंने भी जो है भू राजस्व प्रणाली में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बनकर आया तो उसने वित्तीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त पाया। और लॉर्ड क्लाइव ने एक परंपरा लागू कर रखी थी अपने समय में, उसको कहा जाता था दोहरा शासन। बंगाल में उसने डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रखी थी। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या थी? सिंपल सी बात है कि दो सरकारें कौन कौन सी? एक तो नवाब की सरकार और दूसरी अंग्रेजों की सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। तो जो बंगाल का प्रशासन था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है। एक भाग पर नियंत्रण नवाब का था और दूसरे भाग पर नियंत्रण अंग्रेजों का था। ठीक है। जो नवाब था उसके पास तो एडमिनिस्ट्रियल फंक्शंस थे। ठीक है। और जो अंग्रेज थे उनके पास कर उगाने के यानी भू राजस्व एकत्रित करने के फंक्शंस थे। तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया कि बंगाल में जो स्थापित द्वैध शासन था, डुअल गवर्नमेंट थी, उस व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया। उसने भू राजस्व एकत्रित करने की सीधे जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसकी अध्यक्षता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई, एक रेवेन्यू बोर्ड जो है स्थापित किया गया। और ये निर्णय लिया गया, उस बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जमीन को 5 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा। ठीक है। यानी ठेका प्रणाली, इसको इजारेदारी सिस्टम भी कहते हैं, इजारेदारी सिस्टम। यानी 5 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर दिया जाएगा, ये प्रणाली उसने शुरू कर दी। अब ये प्रणाली जो है ये उस पर लागू होती थी जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था। ठेके पर देने का ये मतलब हुआ कि जमींदारों को बुलाया जाता था, भाई ये जमीन है, इस जमीन से आप कितना कर उगा सकते हो? तो जमींदार कहते थे भाई मैं 1 लाख उगा सकता हूँ। ठीक है। दूसरा कहता था मैं 1,20,000, यानी बोली लगती थी जमीन की। अब जब बोली लगती थी तो सबसे ऊंची जो बोली लगाता था उस जमींदार को वो पट्टा मिल जाया करता था राजस्व वसूलने का। ठीक है। तो होता क्या था कि फिर जमींदारों के हाथ में ये सब आ जाता था तो जमींदार किसानों का शोषण करते थे। और मतलब नीलामी की जो रकम होती थी वो भी वसूल नहीं कर पाते थे, क्योंकि बोली जोश में आकर ये ज्यादा बोली लगा दिया करते थे। ठीक है। ताकि उनको जमीन का पट्टा मिल जाए और किसानों पर उनको अत्याचार करना होता था। तो इस प्रकार से ये जो प्रथा है ये किसानों के लिए बहुत ही विनाशकारी प्रमाणित हुई। और 1772 में उसने जो ये व्यवस्था लागू की थी, 5 वर्ष पश्चात ही यानी 1777 में, ठीक है, ये इस पट्टे को 5 वर्ष का बदलकर उसको वार्षिक रूप दे दिया गया, यानी कि हर साल पट्टा दिया जाता था। अब
ये जो हर साल पट्टा दिया जाता था, इससे भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कैसे? बल्कि ये जो स्थिति थी और बदतर हो गई पहले से। किस प्रकार? एक तो वार्षिक पट्टा होने के कारण ये जो पट्टा होता था, ये दूसरे वर्ष किसी अन्य जमींदार को मिल जाया करता था। तो ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाता था। एक साल तक मतलब किसानों का लगातार शोषण करो, अगले साल पता नहीं हमसे पट्टा छीनकर किसको मिल जाए। पट्टा मतलब कि एक कर एकत्रित करने का अधिकार, भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार, उसको पट्टा दे दिया बोला जाता था। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शोषण किया करते थे जमींदार किसानों का। और दूसरी बात, जमींदार कृषि को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ये नहीं पता था कि अगले वर्ष पट्टा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कृषि में सुधार तो तब करेंगे ना कि तब उन्हें ये हो कि भाई अब ये जमीन उनकी हो गई है, राजस्व उगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और क्या होता था कि मान लो जमींदार ने कहा कि भाई मैं इससे 1 लाख रुपए वार्षिक आपको दूंगा, अंग्रेज मतलब जो अंग्रेजों को, तो क्या करते थे कि 1 लाख से ज्यादा कमाने की कोशिश करते थे। तो वो कब कमाया जा सकता है? जब कृषि में सुधार हो। लेकिन जब यही नहीं पता कि अगले वर्ष उन्हें पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर उसका फायदा क्या? इसलिए कृषि को सुधारने का जमींदारों ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि अगले वर्ष भी भूमि का पट्टा उन्हीं को मिलेगा। फिर क्या करते थे कि ये जो है ना, ठेका समाप्त होने से पहले ही जमींदार कच्ची पक्की फसल को काट लिया करते थे। और क्या करते थे, कुओं में मिट्टी डाल देते थे और वृक्षों को काट देते थे, ताकि ऐसा इसलिए करते थे ताकि कोई और ये ठेका लेने को तैयार ना हो। वो देखेगा भाई ये तो यहाँ तो फसल ही नहीं हुई, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कुएं भी नहीं है। तो उनको ऐसे ही पागल बनाने के लिए ये इस तरह के कार्य करते थे। तो इससे क्या हुआ कि कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ। ठीक है। अब ये बात थी, मतलब ये एक तरह से पृष्ठभूमि है कि स्थायी बंदोबस्त किन परिस्थितियों में लागू किया गया था। समझ गए आप? अच्छा, इसके बाद अब तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाने से पहले भू राजस्व व्यवस्था में जो भी सुधार किए गए या जो भी परिवर्तन किए गए, वो असफल रहे। इससे न केवल सरकार की आय में कमी आई, यानी राजस्व कम एकत्रित हुआ, बल्कि किसानों में भी इस बात का रोष व्याप्त रहा जो उनके साथ अत्याचार हुआ। तो इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल बनाकर भेजा एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अनुभवी था इस क्षेत्र की, जहाँ तक बात है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। और उस विशेष जो संकट जो उस समय उत्पन्न हो गया था कृषि में, उससे निपटने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये जमींदार वर्ग से संबंध रखता था, इंग्लैंड में जमींदार वर्ग से था। तो इसलिए इसे किसानों की समस्या का बहुत अच्छा अनुभव था। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में पहुंचा तो उस समय उसने जमींदारों और किसानों की दशा को बहुत शोचनीय अवस्था में पाया। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लगातार घट रहे भू राजस्व के प्रति भी काफी चिंतित थी। यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे वर वेरी वरीड अबाउट द लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, स्पेशली बंगाल। तो इस दिशा में सुधार करने के उद्देश्य से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक अपना सहयोगी नियुक्त किया, जिसका नाम था सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर। तो उनके सुझावों के आधार पर दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की, और कहा जाता है कि 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की घोषणा कर दी।
जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्षेत्रों में लागू किया गया। तो ये जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 में। किसकी सहायता से? सर जॉन शोर की सहायता से। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आया था? 1786 में। तो उसने जमींदारों की स्थिति और किसानों की स्थिति का जायजा लिया। उसने पाया कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसमें सुधार लाने के लिए उसने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। अब प्रश्न ये है कि स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि सरकार अपनी आय यानी रेवेन्यू जो है वो निश्चित करना चाहती थी, फिक्स्ड करना चाहती थी। भाई इतना जो राजस्व है हमें प्रतिवर्ष जो है मिलता रहे नियमित रूप से। ठीक है। दूसरी बात ये वो ये सोचते थे कि कंपनी अपनी जो भावी योजनाएं हैं वो उनको व्यावहारिक रूप दे सकेगी परमानेंट सेटलमेंट लागू करके। और बार बार जो भू राजस्व सुनिश्चित करने की जो बात आती है उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्ति मिल जाएगी। क्या है कि जैसे एक वर्ष कुछ राजस्व है, अगले वर्ष कुछ राजस्व है, तो बार बार भूमि का निरीक्षण करना, बार बार भू राजस्व निर्धारित करना, तो एक बार में कर दिया भाई इतना जो है प्रतिवर्ष जो है ये लिया जाएगा, फिक्स कर दिया, परमानेंट। आप समझो इस बात को, स्थायी राजस्व जो है स्थायी कर दिया और जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। ये जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें भूमि का स्वामी किसे माना गया, तो इसमें भूमि का स्वामी माना गया जमींदार को। जमींदार को जिन्हें पहले केवल भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, अब उनको भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। दे अर्लियर द जमींदार्स दे वर रिक्वायर्ड ओनली टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उन जमीन उनके नाम नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया। इसका उद्देश्य भी ये था कि अगर उनको भूमि का स्वामी बना दिया जाएगा तो वो ब्रिटिश राज्य के हितैषी बन जाएंगे और आगे कोई भी संकट का अगर समय होगा तो उनसे सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस उम्मीद से जो है जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। और भू राजस्व को स्थायी करने से क्या होगा कि जमींदार कृषि में रुचि लेंगे। उन्हें पता है कि इतना कर जो है वो हमें कलेक्ट करना है, तो वो कृषि को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, जो बंजर भूमि है उसे कृषि योग्य बनाने की कोशिश करेंगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जो बंजर और कृषि योग्य भूमि जो वो अपने कंट्रोल में लाए हैं उनसे उन्हें कोई राजस्व नहीं देना होगा, क्योंकि राजस्व तो पहले ही निश्चित हो गया जो भूभाग उनको दिया जाता था उससे। तो इससे कृषि की उन्नति होगी, ये सोचकर जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्त के द्वारा कंपनी शहर में अमीर वर्ग को कृषि के लिए प्रेरित कर सकेगी, कि शहर का जो अमीर वर्ग है वो भी कृषि में रुचि ले। और कृषि के विस्तार से इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा और सुगमता से मिल सकेगा। और दूसरी बात कि धनी वर्ग द्वारा कृषि क्षेत्र में धन दिए जाने से औद्योगिक क्षेत्र में वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो इससे अंग्रेज़ों का हित होगा। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं ये स्थायी बंदोबस्त लागू करने के उद्देश्य थे। स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण और लाभ हुए, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।